माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप क्लास ले रहे होंगे और रेगुलर क्लास लेते रहिए, ठीक है। समय कम है, कम समय के अनुसार हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ज़्यादा अगर मान लीजिए लक्ष्य प्राप्ति में दूरियां हो जाती है तो भी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जो समय कम है, कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करके 1 साल हमारी बचा सकते हैं। आप अपनी 1 साल बचा सकते हैं, नहीं फिर वही समस्या उत्पन्न होगी कि फिर 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंगों में बार बार घिसना पड़ेगा, फिर आपको रात काली करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि जो ये समय है इसमें कुछ रात काली कर लो तो आने वाली रात क्या हो जाएगी, आपके लिए सुनहरी हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो क्लासेस चल रही थी हमारी जेड की क्लास है, उन जेड की क्लासों में जो आपका जो केमिस्ट्री की लगभग मैंने 10 या 15 क्लास यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। यहाँ लगभग क्लास आ चुकी हैं। तो उन क्लासों को यदि आप कवर करना चाहते हैं 5 या 6 घंटे की क्लास है, पूरी टोटल क्लास। यदि आप रेगुलर लेना चाहते हैं तो 5 या 6 घंटे में लेके फ्री कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम है। और एक बात देखो, ध्यान रखना आप ये सोचेंगे कि सर ऐसी क्या बात करें, मैं ऐसे कह रहा हूँ जो विद्यार्थी क्लास डाउनलोड करने, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उससे, आप डाउनलोड करो, ठीक है। परंतु नौजवानों डाउनलोड करने से क्या होता है, देखो ध्यान से, इधर आपके सामने ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ऑप्शन बढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो सही होने की प्रायिकता होती है वो कम होती है। ध्यान रखना, एक उदाहरण से, जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लीजिए ए और बी और सी और डी, इसके 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये सर इसके 2 ऑप्शन है, ए और बी है, ठीक है। अब एक तो क्या करना है कि आपको इनमें से भी एक उत्तर को चॉइस करना है, इसमें से भी एक उत्तर की आपकी चॉइस करनी है। समझ रहे बात को इसमें। अब बताओ कि सर इसकी प्रायिकता तो कितनी होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी क्वेश्चन सही होने की। यदि मैं ये करता हूं तो इसकी सर 1/25% कितनी हो जाएगी, 25%। इसकी कितनी होगी, 25%। इसकी कितनी होगी, 25%। इसकी कितनी होती है सर, 25%। जबकि इसमें आपके क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 50%। कितनी, 50%। ये एक ऑप्शन और दो यहाँ पे सर, ए बी सी डी और आपका ये ई। ध्यान रखना, मेरी बात याद रखना, जब आप कभी लाइफ में आगे बढ़ोगे आने वाले दिनों में ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई भी आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड हो रहा है कि बच्चे 4 ऑप्शन भी अपना आंसर पकड़ लेते हैं। तो आने वाले दिनों में ऑप्शन नंबर ई भी बनने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखना इसमें सही होने की प्रायिकता कितनी आएगी सर, अगर 5 है तो कितनी, 20%। कितनी आएगी, 20%। इसमें कितनी आएगी, 20%। इसमें कितनी आएगी, 20%। इसमें कितनी आएगी, 20%। इसका मतलब ये हुआ सर जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतने ही क्वेश्चन गलत होने की संभावना क्या होती है सर हमारी, या क्वेश्चन सही होने की संभावना क्या होती है, कम होती है। समझ रहे बात को इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप क्लास को डाउनलोड कर रहे हैं तो क्लास को डाउनलोड करने पर आपकी थिंकिंग क्या बन जाएगी, शाम को क्लास ले लेंगे, थोड़ी देर बाद में क्लास ले लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके सामने ऑप्शन बढ़ गया। क्या हो गया, ऑप्शन बढ़ गया। ऑप्शन बढ़ते ही आपकी क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे सही होने की या लगभग पढ़ने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि आप ऑप्शन छोड़ते नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप ऑप्शन कम से कम रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस भी क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। डाउनलोड करने पे क्या होगा कि क्लास 4-5 एक्स्ट्रा हो जाएगी, ले लेंगे, लेने में क्या हो जाता है, पूरा मारवाड़ डूब जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। मैं ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप वैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, परंतु समय पे क्लास लीजिए। क्लास का मतलब कि सर टाइम पे अगर हम सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का तुरंत आंसर देना, ठीक है। और कहीं पर भटकना भी नहीं है, कहीं पर भटकना भी नहीं है, रेगुलर तैयारी करनी, ठीक है। तो हम हमारे बिंदु पे आते हैं। मैंने आपको बात समझाई, ध्यान से समझना, ठीक है। जितना हो सके कि सर हाँ ये क्वेश्चन क्या होगा, आप भी पूछिए, हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। और जितना हो सके अपने जो पड़ोसी बच्चे हैं उनको भी क्लास शेयर कीजिए, उनको भी मौका मिले, साथ अगर आपके साथी हैं, क्योंकि यदि कोई भी आप सर्विस करते हैं और वहाँ पर यदि आपके 2 परिचित हैं तो सर्विस करने का मजा ही कुछ और होता है। एक तो अकेला व्यक्ति अगर सर्विस करता है और 1-2 परिचित करते हैं तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है।
तो देखो हम बात कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान, पिछली वाली जो हमारी कक्षाएं थी आपने देख ली होगी। पिछली वाली कक्षा में बात करते परमाणु द्रव्यमान की, हमने बिल्कुल पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली कि किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान हम किस प्रकार निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान निकालने की हमने 4 विधियां पढ़ी थी। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आज किसके बारे में सर हम निकालेंगे अणु का, किसका, अणु का निकालेंगे, अणु का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे कि सर अणु का द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए पहली बात तो सर अणु क्या होता है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और रिपीट कर रहा हूं अणु के बारे में। ये पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, यदि अणु की बात करता हूं तो यहां पे आएगा पदार्थ का सूक्ष्मतम, इन बिल्कुल छोटा सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, अब सर एक समस्या देखो इसमें कि सर छोटे से छोटा कण तो परमाणु भी होता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। सर सूक्ष्मतम कण ये भी होता है और ये भी होता है। अब देखना यहाँ पे ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, परंतु ध्यान रखना ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अभी जैसे आपको माध्यमिक बोर्ड ने आपको क्या कर दिया आपने, स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, तो आप कौन सी अवस्था में भी, आप अणु की अवस्था में। जब आपकी एग्जाम नहीं होती उससे पहले कौन सी अवस्था में थे आप, परमाणु अवस्था में थे। आप पदार्थ के तो थे, आप 12th के तो थे, परंतु कौन सी अवस्था में थे सर, परमाणु अवस्था में थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, और यहां पर आप क्या है भी, आप स्वतंत्र। तो हमें क्या ध्यान रखना है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि उसमें पदार्थ के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। जो पूरे पदार्थ में गुण पाए जाते हैं वो परमाणु में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक कोशिका के अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो पूरे शरीर में पाए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा यदि कोई जैसे अपराधी होते हैं तो किस स्थान पे जब घटना घटती है तो वहाँ पर यदि उसके शरीर का कोई भी अगर अंश से कोई भी गिर जाता है, जैसे मान लीजिए बाल भी गिर जाता है, उसके आधार पर हम DNA जाँच करके उस अपराधी तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अणु होता है उस अणु में क्या होता है कि सर इसमें पदार्थ के गुण पाए जाते हैं जो पूरे पदार्थ में होंगे, किस में होंगे, आपके अणु में पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये किससे, जल का अणु है। ठीक है, तो अब जो भी यदि मैं इस पात्र की बात करता हूँ, इस पात्र में सर आपका क्या है, जल है, और जल सर आपके इसमें आपका द्रव में। तो यहाँ पे देखिए कि सर यदि मान लीजिए इस पूरे में जो गुण होंगे वो इसमें होंगे, इसमें गुण होंगे वो आपके इसमें होंगे, कौन सी अवस्था में, आपकी शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं कि सर इस अणु का द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, परिभाषा याद रखना कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होते हैं कि लगभग पदार्थ या यौगिक के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसके हम टुकड़े भी कर सकते हैं, जो पहले आपको रिपीट करता हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा इसमें, अणु का द्रव्यमान। क्या आएगा इसमें, अणु का द्रव्यमान। यदि हमें अणु का द्रव्यमान निकालना, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, या मैं कहूँ यहाँ पे तत्व के एक का नहीं आएगा, इसमें आएगा ऊपर आएगा, इसमें तत्व हो सकता है, या यहाँ पे हो जाएगा यौगिक हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है पदार्थ हो सकता है। पदार्थ की एक अणु का, ये ध्यान रखना विशेष, एक अणु का यहाँ पे आएगा अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए, इन पदार्थ का टोटल आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ पे आएगा पदार्थ का आणविक, हम किसकी बात करें, आणविक द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पे आएगा आणविक द्रव्यमान। यदि आणविक द्रव्यमान निकाला है तो तत्व यौगिक व पदार्थ, तत्व यौगिक व पदार्थ के एक अणु का, इसका आएगा एक अणु का द्रव्यमान। देखो दोनों का अंतर समझना, यहाँ पे तो पूरे पदार्थ की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक अणु की बात करें, उसके बाद में क्या आएगा रे, उसके बाद में क्या आएगा, ध्यान रखना विशेष। यहाँ पे लगभग 3 पद्धतियां थी परमाणु द्रव्यमान निकालने की, 3 पद्धतियां, वो मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो आपकी हाइड्रोजन पद्धति, एक आपकी ऑक्सीजन, और एक इसमें कार्बन। वर्तमान में कौन चलती है, आपकी कार्बन चलती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 3 पद्धति लागू कर सकते हैं। पहली पद्धति कौन सी थी, इसमें हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ पे आएगा नीचे क्या आएगा, इसमें हाइड्रोजन के एक परमाणु का
यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। समझ रहे हो इसमें? एक सिस्टम तो ये हो गया। एक नीचे हो सकता है, ध्यान रखना, या मैं लिख सकता हूँ या, इसका मतलब या, सिंपल लिख रहा हूँ, या तो नीचे ऊपर तो सेम रहेगा तीनों में। अगर मैं दूसरी की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए कार्बन 12, ध्यान रखना कौन सा इसमें, या हो सकता है कार्बन 12, या कौन समझ रहे हो, या तो से नीचे ये होगा, और या कौन सा कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान, 1/12 भाग का द्रव्यमान, ये ध्यान रखना है। दोनों में कौन सा भी हो सकता है। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए तत्व यौगिक पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, उसके बाद में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो सर ये तो एक सूत्र बन जाएगा। एक कौन सा बनेगा, तत्व यौगिक पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान निकालते, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, या हम इसे कह सकते हैं मोलर क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान निकालते हैं किसका, अणु का। समझ रहे हैं यहाँ पे? अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? दूसरी बात सर, इसको हम प्रदर्शित किस में करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका हमारे पास किस में होता है, रे आपको शायद पहले बताया था मैंने, यहाँ पे ग्राम, और आपका इसमें किस में आएगा, यह रहेगा मोल इनवर्स, किस में आएगा, ग्राम मोल इनवर्स। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे किस में करेंगे, ग्राम मोल इनवर्स में क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। या तो हम इसको कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है। यदि मान लीजिए हम ग्राम में उसको तोल रहे हैं या ग्राम में माप रहे हैं, तो क्या आएगा वहाँ पे ग्राम अनुभार आएगा। क्या आएगा, ग्राम अनुभार। कौन सी स्थिति में, यदि मान लीजिए मैं उसको ग्राम में अगर तोल रहा हूँ या माप रहा हूँ तो किस में आएगा बताओ, ग्राम में आएगा। या हम कह सकते हैं इसको मोलर द्रव्यमान, क्या कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार सिंपल फॉर्मूला था, किस प्रकार निकालते मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कि आपको ध्यान क्या रखना है, तो अणु के बारे में ध्यान रखना है, उस प्रकार किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उदाहरण की बात करें, सूत्र छाप लिया होगा, फुर्ती से बड़ा फुर्ती से, ठीक है। तो हम जैसे सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जैसे मैं लिखा यहाँ पे, ये सर आपका H2 है। बताओ यदि मैं आपसे पूछूं अणु या परमाणु, तो आप बताएंगे सर हमारा क्या है, अणु है, कि हम इतने छोटे बच्चे नहीं, हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अणु है, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी तत्व के अणु का या अगर मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो इसमें जो जितने परमाणु पाए जाते हैं उन परमाणुओं का द्रव्यमान ही किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो कैसे कि सर यदि इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन है, इसका मतलब सर एक परमाणु इसका है, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका है, 3 परमाणु। और हमें पता है कि हाइड्रोजन की एक परमाणु कितना होता है, 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका कितना होता है सर 16 होता है। तीनों को जोड़ दो कितना आएगा इसमें, 18 मोल। कितना आएगा इसमें, यहाँ पे 18 मोल आएगा इसका। 18 अगर ग्राम में तो कितना आएगा इसमें, ग्राम और आपका मोल आएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा इससे मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ यहाँ पे से मान लो HCl है। अब सर HCl आपका अणु में ध्यान रखना, देखो इसमें यदि तत्व और यौगिक की बात करें, यदि दोनों परमाणु सेम है, यहां पे देखना सर ये भी आपके अणु है और ये भी आपका अणु है। यदि दोनों परमाणु सेम है तो यहां पे क्या कहलाएगा, वो तत्व कहलाएगा। तत्व कहने की प्रक्रिया ज्यादा होगी। यहाँ पे सर 2 ही परमाणु इसमें, परंतु यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसे बताओ यौगिक कहलाएगा, क्योंकि सर इसमें दोनों परमाणु अलग अलग हैं। तो एक निष्कर्ष निकलता है, यदि 2 परमाणु हैं और दोनों ही परमाणु अलग अलग हैं तो वो क्या बनेगा, आपका यौगिक बनेगा। और यदि 2 परमाणु हैं और दोनों ही समान है तो किसकी बात करेंगे, हम तत्व की बात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि HCl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए सर हमारे पास जो H और Cl है, ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये Cl का परमाणु है। तो इन दोनों का सर यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सर इसका 1 होता है, इसका कितना होता है 35.5 होता है। दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 36 पॉइंट कितना होता है 5 होता है HCl का।
इस प्रकार इसका निकालना है। सर हम इसमें कितनी 2 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा सर, एक का 16 होता है, इसका भी 16, कितना आएगा सर आपका 32 मोल या 32 ग्राम मोल आएगा, प्रति मोल आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अब मैं कुछ उदाहरण देख के जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज जो आपकी थोड़ा बीच में हम आपके लिए रुक गए थे। ठीक है, कहने का मतलब भाई आप भी प्रमोट होके आए हैं तो ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते, छोटी क्लास बनाऊंगा, आगे वाली क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, तो मैं कुछ आपको उदाहरण देख के जा रहा हूँ, इनका मोलर द्रव्यमान आपको बताना है। यदि आप पढ़ते हैं तो बताएंगे, अन्यथा फिर कोई मतलब है नहीं। तो मेरे को उम्मीद आप जरूर बताएंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी प्रकार H2SO4, और यदि मैं ऐसे कहूँ यहाँ पे PCl5, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ N2O2, और यहाँ पे आएगा N2O3। यदि आप और यहाँ पे ऐसे मान लो, और भी एक उदाहरण और देता हूँ, यहाँ पे PCl5 है, H2SO4 आ गया। ठीक है, एक यहाँ पे NaOH या NaCl मान लो, और एक आपका इसमें NaOH। इसमें कोई भी ऐसा नहीं जिसका आपको मोलर द्रव्यमान पता नहीं है, सभी का मालूम है। ठीक है, यदि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है सर आपका 40, कार्बन का कितना होता है, इसमें कार्बन का कितना, साथ साथ में याद भी करना है, कार्बन का 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का जो भी है। एक का कितना होगा सर, इसमें एक होता है तो यहाँ पे सल्फर का कितना है 16, 32, ऑक्सीजन का वही 16 होता है, और फास्फोरस का कितना होता है 31, 35.5, इसमें 14, 16 और 14, और इसमें 16, यहाँ पे कितना आएगा इसमें, यदि सोडियम है तो 22, 35.5, 22, और यहाँ पे 16, और आपका ये 1। ये आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, एक एक आपको। जैसे कि फर्स्ट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आएगा फोर्थ है, ये 5, और ये आपका 6 है, और ये 7। एक बात ध्यान रखना, इसमें कमेंट देखो हम के लिए आपको मना नहीं करें, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समस्या आराम से पूछिए, परंतु एक बात ध्यान रखना, केवल उन्हीं कमेंटों पे नज़र रखा जाएगा या उन्हीं का रिप्लाई किया जाएगा जो एक निश्चित टाइम में देते हैं। निश्चित टाइम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास कितनी है, 1 घंटे की क्लास है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे से मान लो कि आप 1 घंटा है, तो आप 1 घंटे और 30 मिनट में जो कमेंट आता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि विद्यार्थी रेगुलर देख रहा है। यदि आप क्या करते हैं, 2 दिन बाद में कमेंट कर रहे हैं, कुछ समय पश्चात, तो हमें ये थोड़ी आप ऐसे बताओ रहे, यदि हम अगर रोज़ ये से कमेंट के लिए बैठ जाएं कि हाँ किसका कमेंट क्या आ रहा है, अभी भी कुछ पुरानी क्लासों में कमेंट आ रहे हैं, तो ऐसे अगर कमेंट देखेंगे तो फिर यहाँ पढ़ेगा कौन, फिर ऐसे बताओ आप। तो आप भी थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाइए, थोड़ा बहुत एक्टिव होइए, पूरा ही काम हमारे पर छोड़ रहे हैं आप, थोड़ा बहुत टाइम पे कीजिए। जो भी समस्या पूछना है कि सर जैसे 6:30 का टाइम है, क्लास कितनी 6:30 आती है, तो 6:30 आती है, तो आप क्या करो कि भाई 6:30 से 7:30 का टाइम है, 7:30 के बीच में क्लास देख लो। कहीं पर आपको समस्या है या लगभग से मान लो कि 5-10 मिनट हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 का भी खैर देख लेंगे वैसे तो, परंतु आप कर रहे हैं 1 दिन बाद में करें तो फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। रोज़ हम कमेंट देखेंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन है आपको। ठीक है, देश के नौजवानों, तो आप रेगुलर क्लास लीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है।